And dear students, this is our second lecture. आज हम एम्ब्रियोलॉजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम पढ़ेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेनी मोर। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन देखिए क्या होता है कि हमने कल टेपिटम देखा था, टेपिटम के बहुत सारे फंक्शंस देखे थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेपिटम देखा था, ओरिजिन के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से, और बहुत भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हमने देखे थे टेपिटम के। अब ये टेपिटम के अंदर क्या होते हैं? टेपिटम जो है इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, ये जो स्पोरोजिनियस टिश्यूज हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं ये हमारे पास होते हैं। इनका जो प्लॉइडी लेवल है इन स्पोरोजिनस टिश्यूज का, ये डिप्लॉयड होते हैं, और इन स्पोरोजिनस टिश्यू में जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है वो कैलोस नाम से कवर की गई है। अब देखिए, अब ये जो 2n है, दिस 2n behave like microspore mother cell, or we can say that it behave like pollen mother cell, PMC और MMC। अब देखिए, इस PMC और MMC में it undergoes a reductional division, that is meiosis 1 followed by meiosis 2, or result into the formations of 4 microspore tetrad. These 4 microspore tetrad are haploid in nature. Now, one point should be noted that these microspore tetrad are covered by a layer, and that layer is made up of a callus. It is basically a complex protein. अब देखिए क्या होता है। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में दो टाइप्स आती है। एक आती है सक्सेसिव टाइप, दूसरी आती है साइमुल्टेनियस टाइप। आप देखिए, ये जो सक्सेसिव टाइप्स है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले होगा इसमें मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है? सबसे पहले होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। उसके बाद होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा इसमें। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा, सेम स्टेप आ जाएगा, फिर से साइटोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसमें भी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। ऐसे ही जो साइमुल्टाइनस टाइप है, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस सेकंड होगा। पहले 4 टेट्राड बनेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इसमें साइटोकाइनेसिस होगा, तो साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो हमारे पास बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। अगर हम देखेंगे इनका सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसका नेचर 2n है। ये 2n क्या करता है? इसमें सबसे पहले होती है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद हो गया कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, और फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ये था सक्सेसिव टाइप में। लेकिन इनके साथ साइमल्टेनियस टाइप, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर मियोसिस होगा, फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। होप यहां तक आपको समझ आया हो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखिए, सबसे पहले एक प्लांट है ज़ोस्टेरा। देखिए, इस ज़ोस्टेरा प्लांट में क्या होता है कि कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो स्टेराइल हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को। क्लियर है ये चीज? उसके बाद एक फैमिली आती है काइपरेसी। इस काइपरेसी फैमिली में माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 मियोसिस 2 हो जाता है, और हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। इन 4 टेट्राड में से 3 माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसे मैंने यहाँ पे कट किया है, ये 4 में से 3 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और ऐसा जो है, और सिर्फ एक यहाँ पे फंक्शनल रहता है। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, टेट्राहेड्रल जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, देखिए ये हमारे पास एक आ गया, एक माइक्रोस्पोर है, दूसरा है, तीसरा है, और चौथा जो इसके अपोजिट में है। ऐसा जो है ऐसा पाया जाता है डाइकॉट में। डाइकॉट की मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसमें आता है कैप्सिला। ऐसे ही हमारे पास डेकुसेट टाइप भी आता है, जो मंगोलिया, क्रोकस और एट्रीपेक्स में पाया जाता है। ऐसे ही आइसोबाइलेटरल है, सेम साइज के चारों माइक्रोस्पोर होंगे, ये मोनोकॉट में पाया जाता है। ऐसे करके 2 माइक्रोस्पोर ऐसे और 2 इलोंगेटेड में होंगे, टी शेप बनाता है। ऐसा होता है एरिस्टोलोचिया में होता है, एरिस्टोलोचिया में होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके अलावा हमारे पास लीनियर आता है, लीनियर हमारे पास हेलीफाइला में आता है।
दूसरा आता है हेलोफाइला में भी आता है। एरिस्टोलोचिया एलेगेंस जो है ये एक प्लांट ऐसा है, इस एरिस्टोलोचिया एलेगेंस में अगर हम एरिस्टोलोचिया एलेगेंस की बात करेंगे तो इस प्लांट में पांचों किस्म की अरेंजमेंट पाई जाती है। मतलब उसमें टेट्राहेड्रल भी पाई जाएगी, डेकोसेट भी पाई जाएगी, आइसोबाइलेटरल भी पाई जाएगी, टी शेप भी पाई जाएगी और लीनियर भी पाई जाती हैं। तो इस एरिस्टोलेचिया एलेगेंस में पांचों किस्म के टेट्राड अरेंजमेंट्स पाए जाते हैं। अब कुछ हमारे पास और है जिनमें कंपाउंड पोलन ग्रेन्स बनता है, जैसे ड्राइमस आ गया, एनोना आ गया, टाइफा है, ड्रोसेरा है, अकेशिया है, एलोडिया है। इनमें 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं और ये 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हैं ये 64 माइक्रोस्पोर बनाते हैं और ये इस वाले कंडीशन को हम कहते हैं इनमें कंपाउंड पोलन ग्रेन होता है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अगर हम बात करेंगे एस्क्लिपिडिएसी फैमिली में, कैलोट्रोपस प्रोसेरा इसकी एग्जांपल है, इसमें एक मेंबर है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पोलिनिया बनता है, ऐसी कंडीशन बनेगा, एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलिनिया। और इस पोलिनिया को कुछ बुक्स लिखती हैं कि दे एक्ट एज अ ट्रांसलेटर अपैरेटस, ये एक ट्रांसलेटर अपैरेटस की तरह काम मतलब बिहेव करता है। उसके बाद एक प्लांट है, एम्ब्रोसिया प्लांट है। ये एम्ब्रोसिया प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, इस एम्ब्रोसिया प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन एक डिजीज काज करता है जिसका नाम है हे फीवर। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, अगर हम बात करेंगे कुस्कोटा की, ये कुस्कोटा जो है इसमें एक टेट्राड जो है, एक इन वन टेट्राड, इसमें एक टेट्राड में 4 से ज्यादा पोलन ग्रेन पाए जाते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीस्पोरी। ऐसे ही अगर हम ऑर्किडेसी फैमिली की बात करेंगे तो इस ऑर्किडेसी फैमिली में क्या है कि इस फैमिली में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लूजली अरेंज होते हैं और उन्हें मॉसुली कहा जाता है। ऑर्किडेसी फैमिली के पोलन ग्रेन्स लूजली अरेंज होते हैं और इन्हें मॉसुली कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि जैसे पेरिन्थियम है जिसे कैरोट ग्रास या कांग्रेस ग्रास कहते हैं, और इसे ही है चीनोपोडियम आ गया, चीनोपोडियम के साथ साथ सॉर्गम है, एमर्थनस है। ये चारों के चारों जो हैं इनके पोलन ग्रेन जो हैं ये एलर्जी काज करते हैं और इस एलर्जी से क्या होता है कि ब्रोंकिटिस प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज वगैरह आ जाती है। आप देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इनका नॉलेज भी आपके लिए होना जरूरी है। लार्जेस्ट पोलन किस में पाया जाता है, याद रखना मिराबिलस जल्पा जो है 4 o'clock प्लांट, इसमें लार्जेस्ट पोलन होता है। स्मॉलेस्ट पोलन जो है वो होता है मायोस्टिस में। अगर लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबा पोलन जो है वो पाया जाता है जोस्टेरा में, और डंबल शेप जो है वो पाया जाता है विनका हर्बेसिया में। इसी तरह से एक प्लांट है जिसका नाम है हाइसेंथस प्लांट है। ये हाइसेंथस प्लांट का जो एम्ब्रियो लाइक, इसमें क्या होता है एम्ब्रियो लाइक पोलन ग्रेन बनते हैं, एम्ब्रियो लाइक एम्ब्रियो सैक लाइक पोलन ग्रेन बनते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये होता है इसमें निम्बिक पोलन ग्रेन पाया जाता है। होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। या आगे हमें जब हम मेल गेमिटोफाइट की को पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, वहाँ पे हमें हेल्प करेगा। अब देखिए क्या होता है, ये चीज़ याद रखना है कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होते हैं, अब हमने ये पढ़ना है। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए ये हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में कैलोस से ये कवर्ड है। अब इस कैलोस को कौन ब्रेक करेगा, एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है कैलेस। ये कैलेस इस एंजाइम को ब्रो करेगा और ये कैलेस एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होता है, याद रखना ये टेपिटम से सिक्रीट होता है। अब देखिए अब ये माइक्रोस्पोर बाहर आ गए। अब ये इनमें से एक माइक्रोस्पोर को हम ले लेंगे, इन चार में से एक माइक्रोस्पोर को हमने ले लिया। अब इस एक माइक्रोस्पोर में क्या होता है, सबसे पहले वैक्यूलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल डेवलप होगा। वैक्यूल डेवलप होने के बाद इसमें एसिमेट्रिक डिवीजन आएगा। एसिमेट्रिक डिवीजन आ गया तो इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिक डिवीजन का रिजल्ट क्या हो गया, माइटोसिस इसमें अनइक्वली डिवाइड करेगी। जब इसमें माइटोसिस अनइक्वली डिवाइड करेगी तो एक हमारे पास एक बड़ा वाला सेल बन जाएगा जिसका नाम हम देंगे वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा वाला सेल आएगा जिसका नाम हम देंगे जनरेटिव सेल। ठीक है ना। अब देखिए ये जो है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इसके बाहर से हमारे पास लेयर्स डेवलप होंगी, तो यहीं से मेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट शुरू होती है। आप देखिए अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरा हमारे लिए पर इंपॉर्टेंट अब जनरेटिव सेल है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेजिटेटिव सेल में क्या है और जनरेटिव सेल में ऐसा क्या फीचर्स हैं। देखिए एज पर साइज अगर हम देखेंगे तो वेजिटेटिव सेल जो है, यह हमने वेजिटेटिव सेल बनाया, ये वेजिटेटिव सेल जो है ये लार्ज होता है,
इस वेजिटेटिव सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम जेनरेटिव सेल की बात करेंगे, जेनरेटिव सेल स्मॉल साइज का होता है, इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट जो वेजिटेटिव सेल है ये स्पेरिकल शेप का है, ये स्पेरिकल शेप का है ऐसे तरह, ठीक है ना, स्पेरिकल शेप। लेकिन अगर हम यहीं पे जेनरेटिव सेल की बात करेंगे तो ये जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप का है। मैंने क्या बताया कि जो वेजिटेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है। दूसरा मैंने बताया ये लार्ज होता है, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दूसरा बताया मैंने कि जो जेनरेटिव सेल है ये जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है, वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है और ये स्पिंडल शेप्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा करेक्टर आता है कि अगर हम इसके फूड रिजर्व की बात करेंगे तो ये फूड रिजर्व जो है वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम जनरेटिव सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे फूड रिजर्व जो है वो एब्सेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट करेक्टर आपने याद रखना है इस जेनरेटिव सेल का। आपने देखा होगा कि ये बड़ा सा सेल हमारे पास वेजिटेटिव सेल है और इस वेजिटेटिव सेल में ये जनरेटिव सेल जो है ये फ्लोट कर रहा है, ये तैर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की तो इसमें न्यूक्लियस ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है और लार्ज होता है। इसका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है और लार्ज होता है। लेकिन वैसे ही अगर हम इसमें बात करेंगे जनरेटिव सेल में तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी स्पिंडल शेप्ड का होता है और स्मॉल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इनका फंक्शन क्या है, याद रखना, द मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल इज इट हेल्प्स इन ट्यूब फॉर्मेशन। ये ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल से ट्यूब फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे पास जनरेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल जो है याद रखना ये मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आया हो। नाउ अब हम देखते हैं आगे कि पोलन ग्रेन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके और इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे पोलन ग्रेन, सबसे पहले पोलन ग्रेन याद रखना ये हमने सेल बनाया, इस सेल में सबसे पहले बड़ी वाली सेल आ गई हमारे पास वेजिटेटिव सेल, उसके बाद हमने बनाई जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल के बाद इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग आ गई, ये जनरेटिव सेल के बाद कवरिंग आ गई, उसके बाद इसके ऊपर डेवलप होती है सबसे पहले इंटाइन और उसके बाद आती है नेक्स्ट वाली जो है हमारे पास हमने यहाँ पे मेंशन करके रखी है, एक एक्साइन बनता है और दूसरा इंटाइन बनता है, याद रखना। देखिए सबसे पहले हमने इंटाइन और एक्साइन को समझना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। याद रखना एक्साइन, कुछ बुक्स लिखती हैं कि एक्साइन को फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है आउटर नेक्साइन और इनर सेक्साइन में। अब देखिए ये जो एक्साइन है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। और देखिए ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, देखिए देख रहे होंगे आप, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। ये जो हमने एक्साइन बनाई ये डिसकंटिन्यूस। लेकिन इंटाइन जो है याद रखना ये सेलुलोस और पेक्टिन की बनी होती है, इंटाइन जो है सेलुलोस और पेक्टिन की बनी होती है, इसको हम पेक्टोसेलुलोस भी कह सकते हैं। हमने बताया कि जो एक्साइन है ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जो इंटाइन है ये कंटिन्यूअस होती है। ये जो है इट वेरी इन वेरियस प्लेसेस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पोरोपोलिनिन इनमें एब्सेंट होता है। आप देखिए लेकिन यहाँ पे ये जो इंटाइन है ये फ्रॉम जर्मपोर पोलन ट्यूब अराइजेस, ये जर्मपोर से पोलन ट्यूब अराइज होता है। अब देखिए क्या होता है इस इंटाइन में, सॉरी इस एक्साइन में जो ये डिसकंटिन्यूअस वाला पार्ट है, इस डिसकंटिन्यूअस वाले पार्ट से जर्मपोर अराइज होती है। क्लियर है ये चीज। अब ये जो जर्मपोर है ये सर्कुलर भी हो सकती है, ये जर्मपोर सर्कुलर भी हो सकती है, ये जर्मपोर लेंस शेप भी हो सकती है, और ये एक फरो बनाती है जिसे हम कहते हैं जर्माइनल फरो। याद रखना सर्कुलर शेप और लेंस शेप ये दोनों मोनोकॉट में पाई जाती है, जो जर्माइनल फरो है वो सॉरी सर्कुलर शेप और लेंस शेप डाइकॉट में पाई जाती है, और जर्माइनल फरो जो है वो मोनोकॉट में पाई जाती है। अब देखिए अगर जर्मपोर लार्ज साइज का है, अगर जर्मपोर लार्ज साइज का है तो उस किस्म के जर्मपोर को हम कॉल्पी कहते हैं, और इस किस्म के पोलन ग्रेन को हम कहेंगे कॉलपेट पोलन ग्रेन। अगर ऐसे ही जर्मपोर स्मॉल साइज का है तो उसे पोर कहेंगे, और ऐसे पोलन ग्रेन को हम पोरेट पोलन ग्रेन कह सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉलपेट पोलन ग्रेन जहां पे जर्मपोर लार्ज होगा, दूसरा पोरेट पोलन ग्रेन जहां पे जर्मपोर का साइज जो है वो स्मॉल होगा। क्लियर है। अभी हमने ऊपर बात की थी केमिकल की जिसका नाम था स्पोरोपोलिनिन, तो अब हम इस स्पोरोपोलिनिन के कुछ करेक्टर देखेंगे कि ये स्पोरोपोलिनिन आखिर दिखता हमें कैसा है, कैसा है ये। देखिए
इट इज सेक्रेटेड बाय, सबसे पहली बात याद रखना, इसको टेपिटम की सेल ही सेक्रेट करती है। दूसरी बात, ये जो है इट इज एन ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड। आपको पता है कैरोटीनॉइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह बिहेव करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है एक इसका इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। अब देखिए, आल्दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो उनका वो प्राइमरी ग्रोथ और डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टर्स होते हैं। अब देखिए, ये जो स्पोरोपोलिनिन है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए, ये जो स्पोरोपोलिनिन है, इट इज रेजिस्टेंट इन, ये चीज याद रखना है, इसको अच्छे से दिमाग में बसा लेना। ये स्पोरोपोलिनिन जो है, ये हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे भी रेजिस्टेंट होती है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलिनिन की वॉल को ब्रेक कर पाए, आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। इस स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस में पोलन ग्रेन एक अच्छी एग्जांपल है फॉसल की। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक? नो, अब देखिए, गुहा एंड महेश्वरी ने क्या किया, सबसे पहले स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट को इन्होंने देखा फ्रॉम द पोलन ग्रेन ऑफ दतूरा। दतूरा स्ट्रोमोनियम जो है एक प्लांट है, उस प्लांट से इन्होंने पहली बार स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट को नोटिस किया, गुहा एंड महेश्वरी ने। याद रखना, पी महेश्वरी साहब को फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए, पोलन ग्रेन की स्टडी को पेलिनोलॉजी कहा जाता है, और ये जो पेलिनोलॉजी की टर्म है, ये सबसे पहले विलियम और हाइडी ने 1945 में इसको कॉइन किया था। इंडिया में कुछ पोलन सेंटर्स हैं, इनको आपने याद रखना है, जैसे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास लखनऊ में है, उसके बाद बिरबल शाहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी जो है वो भी लखनऊ में है। ऐसे ही हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, अच्छी रिसर्च जहाँ पे भी होती है पोलन ग्रेन की। उसके बाद अगर हम कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में बहुत से इंस्टीट्यूट आता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप कह सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट अगर एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, नो डाउट। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।